तो देखिए जो परिवार हैं अलग अलग तरह के, इनका मतलब क्या है। अब जैसे पी ब्लॉक आपने लिखा, मान लीजिए आप एस ब्लॉक देखते हैं या पी ब्लॉक देखते हैं। अब पी ब्लॉक में होता क्या है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा जाके। ठीक है, देखिए ये आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल का कुछ इस तरह का हुआ। इसको अगर यहाँ कर दें तो एक, ठीक, ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल हो गई। ठीक है, देख लीजिए ये जो आपका जो पीरियोडिक टेबल होती है उसका अगर, ठीक है, बॉक्सिंग देखेंगे कि इसमें कितने बॉक्स हैं, कितने खाने हैं, तो वो जितने उधर होंगे वही सेम इधर है। ठीक है, मतलब यही अरेंजमेंट आपको उधर देखने को मिलेगा पूरा का पूरा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आपको भी याद वाद नहीं करना है हमारे पीरियोडिक टेबल की, नहीं हमको याद होनी चाहिए। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पीरियोडिक टेबल को। आपको क्या है, बस थोड़े थोड़े तत्व कुछ हैं वो आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए। अब यहाँ से देखा कि ये देखिए कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक, और ये आपका डी ब्लॉक, और ये आपका एफ ब्लॉक। अब देखिए इसमें है क्या, आप जानते हो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। भाई एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। इसीलिए जब एस में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं तो इसीलिए यहाँ से कहा जाता है कि एस के खाने कितने होंगे, 2। या तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा और या फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके पास कितने खाने, 2। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, 6। इसीलिए जो इसमें बॉक्सेस बनाए जाते हैं वो कितने, 6। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है पी में तो यहाँ 2 हैं, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 हैं, तो यहाँ 5 हैं, तो यहाँ और 6 हैं, तो यहाँ इस तरह से इनको भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डी ब्लॉक। तो डी में वही चीज़, 10 खाने होंगे। जिस हिसाब से आपका तत्व आता जाएगा 1 2 3 4, उस हिसाब से रखते चले जाएंगे। और एफ तो आपका पीरियोडिक टेबल के बाहर है, यानी उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो आपका आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो अब देखिए ये कौन सा होता है, फर्स्ट ए होता है, ये सेकंड ए होता है, ये आपका थर्ड ए, ये वाला फोर्थ ए, ये वाला फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, ये सेवन्थ ए, और ये वाला 0। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, ये फर्स्ट सेकंड हो गया था, ये थर्ड बी, ये फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, और ये 8th। ठीक है, ये 3 खाने जो होते हैं ये कहेंगे 8th के होंगे। फिर ये वाला फर्स्ट बी और ये वाला सेकंड बी, ये फर्स्ट बी और ये वाला सेकंड बी, और ये तो एफ ब्लॉक ही है। ये इस तरह का कुछ, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है, ये कुछ सिस्टम होता है काहे का, आवर्त सारणी का। ठीक है, जो आपके तत्व हैं वो इस तरह से रखे जाते हैं। अब हम करते क्या हैं, ये तो आपका पूरा का पूरा होल आवर्त सारणी हो गई। अब हमको यहाँ क्या करना है, ये सब फर्स्ट ईयर का किस्सा था कि भाई जितना जो कुछ था। अब हमको क्या पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है। यहाँ पर आवर्त सारणी क्या है, कैसे बनी, किसने बनाई, क्या हुआ, ये सब कहाँ का है, फर्स्ट ईयर का भाग है। यहाँ पर हमको इनकी ब्लॉक्स, और आप सीधे कह सकते हैं ब्लॉक कहिए, या उसके बाद आप कहिए कि हमको इनकी फैमिलियाँ पढ़नी है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, इनर्ट गैसेस, इस तरह की क्या करनी है, हमको इनके परिवार के बारे में पढ़ना है। तो अब यहाँ से देखा गया तो एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, यहाँ तक जो आपका बोरान फैमिली तक, या बोरान का अगला हिस्सा कार्बन तक। ठीक है, ये आपकी होगी बोरान, ये होगी कार्बन। तो ये फैमिली देखिए कौन कौन सी, ये वाला और ये वाला,
ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा और पी ब्लॉक का ये 2 हिस्से, ये आपके फर्स्ट ईयर में जा चुके हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे होंगे कार्बन परिवार तक। अब उसके बाद है, उसके बाद यहाँ से जो है 5th से वो शुरू है आपका इंटर में, 5th ग्रुप से शुरू है। 5th ग्रुप का मतलब है पहला सदस्य कौन सा है, नाइट्रोजन है। ये देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला रखा होता है वो कौन रखा होगा, नाइट्रोजन। इसीलिए इनको क्या करते हैं, इनके इंडिकेशन से हम पहचानते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी हो सकता है अभी आपकी इतनी पहचान ना हो तो आप किसके नाम से जाने जाते होंगे, पिताजी के नाम से, कि भाई ये उनका लड़का जा रहा है, ये उनकी लड़की जा रही है, या कुछ ऐसा। तो इसका मतलब है अभी तक पहचान किसकी है, आपके पिताजी की है। यानी अभी आप अपने पिताजी की पहचान से पहचाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कोई पहचान ही नहीं है। जब कभी होगी तब आप अपने नाम से पहचाने जाएंगे, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर भी कुछ वही है कि हम क्या करते हैं, तत्वों को किसी ना किसी नाम से तो पहचानेंगे हम। खुद का नाम तो उनका खैर है ही है, लेकिन सारे तत्वों को उनके नाम के साथ रख पाना, ये कह देना कि भैया ये यहाँ के हैं, वो तो फिर तत्वों की अलग अलग स्थितियाँ हो गई। अब क्या होता है, जब पूरा का पूरा सीरीज पढ़नी होती है तो हम क्या करते हैं, जो पहला हमको मिलता है, जो भी पहला मिलेगा उसके नाम पर हम रख देते हैं। जैसे यहाँ का पहला मेंबर कौन मिला, नाइट्रोजन, तो हमने कह दिया ये परिवार कौन सा है, नाइट्रोजन परिवार। यहाँ पर हमको ऑक्सीजन मिल गया तो हमने कह दिया ये कौन सा परिवार है, ऑक्सीजन परिवार है। यहाँ पे हमको ठीक है हैलोजन मिल गए तो हमने कह दिया ये हैलोजन परिवार है। यहाँ पर आपका अक्रिय गैसें मिली तो हमने कह दिया कि ये क्या है, इनर्ट गैसेस की फैमिली है, या आपका पूरा का पूरा अक्रिय परिवार है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं ग्रुपों में। तो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, नाइट्रोजन परिवार पढ़ना है। तो नाइट्रोजन परिवार में क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इसको ज़रा हम बताएं। तो देखिए, अब जो आपका शुरू है, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा था। जो अभी तक आप पढ़ रहे थे वो किसका था, फिजिकल केमिस्ट्री का, यानी भौतिक रसायन का हिस्सा था। अब जो आप यहाँ से शुरू होने जा रहा है ये आपका ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो कार्बन वाला होता है, जिसमें CH3 CH4 ठीक है, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ये सारे होते हैं, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक का हिस्सा होता है। ये काहे का हिस्सा है, इनऑर्गेनिक का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है, अब मान लीजिए। तो अब यहाँ से देखा हमने, अब हमको इसके पहले पता क्या होना चाहिए, भाई फैमिली पढ़नी है हमें, मान लीजिए नाइट्रोजन फैमिली पढ़नी है, तो कम से कम उसके नीचे के तत्व तो यह पता होने चाहिए आपको कि भाई कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तो आपको करना क्या होता है, 2 चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। एक तो ये तत्व तो आपको पता ही होनी चाहिए, और इसमें बचता क्या क्या है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी होगी, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह से आपको पढ़ना है, सबसे पहले तो ये जान लें हम। फिर उसके बाद देखते हैं इसके कौन कौन से हिस्से हैं। तो इसका अगर कहा जाए तो मेनली इसमें 2 तरह के चीज़ें होती हैं, और दोनों ज़्यादातर कैसे आते हैं, लॉन्ग आंसर्स में आते हैं। दोनों के दोनों काय में आएंगे, लॉन्ग्स में जाएंगे। अब लॉन्ग्स में जाएंगे तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के यौगिक, यौगिक से मतलब है जैसे अमोनिया, ठीक है, हैबर विद से अमोनिया का निर्माण। ठीक है, अब किसी दूसरा तत्व में जिसमें आपका नाइट्रोजन आ रही है, जैसे HNO2 HNO3, इनके निर्माण हो गए ओस्टवाल विद से, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। उसके बाद आता है अगला फास्फोरस। ठीक है, तो इसमें फास्फोरस ठीक है बनाने की विधि, और इसके साथ साथ फास्फीन बनाने की विधि। ठीक है, आप यहाँ से क्या बनाएंगे, फास्फोरस बनाएंगे और फिर फास्फीन बना सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ 2-3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि भैया गैस जिसको बोलते हैं, नहीं ये आपने सुना ही होगा स्कूल में कि गैसें पूछी जाती है, तो ये वही है, इसको आप गैस ही कह सकते हैं कि ये जो एक लॉन्ग आंसर आता है ये गैस का है। इसमें कुछ क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, जैसे हैबर विद से अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्फीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आएगी अगले वाले में, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली में पहुंच जाएंगे तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन ही है, ओजोन है, ठीक है, ओजोन के बाद H2SO4 का निर्माण है। H2SO4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 101% आना ही आना है। इसके बाद फिर आता है डीकन विद से क्लोरीन,
ठीक है। और जो अक्रिय गैसें हैं उनमें से इस तरह का कोई लॉन्ग आंसर नहीं आता है। तो आप ये कह सकते हैं एक हिस्सा इन चैप्टरों से क्या हो गया, ये वाला हो गया जो गैसेस वाला प्रोसेस हो गया कि भाई इनमें क्या करना है, पूरा का पूरा प्रोसेस लिखना है जो आप देखते हैं लॉन्ग आंसर में आता है। पहले आप सिद्धांत लिखिए, फिर उसका चित्र बनाते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं, फिर उसके रासायनिक गुण लिखते हैं, भौतिक गुण लिखते हैं, उसके उपयोग लिखते हैं। ये एक पूरा का पूरा बड़ा सा कॉम्बिनेशन हो गया जिसमें आपको आप ये कह सकते हैं कि गैसेस पूछी जाती हैं जो कि लॉन्ग आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें से क्या पूछा जाता है, दो ही तरह के मेनली क्वेश्चन आते हैं। एक ये हो गया, एक आता है विवेचना करना। विवेचना करना का मतलब है जैसे आपसे कह दिया गया नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो विवेचना वाला भी क्वेश्चन कठिन होता नहीं है, लेकिन उसको लोग ज़बरदस्ती बना लेते हैं कि मार नहीं विवेचना है, रटना है, याद करना है, ये सब है, कठिन है। एक तो ये हो गया, तो आप उसके अंदर पढ़ते चले जाओगे कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। अब मेनली जो आता है वो क्या आता है, विवेचना का हिस्सा आता है कि हम क्या कर दें भाई विवेचना करना देख लें कि कैसे क्या होना है। तो आप फिर कहेंगे कि आप आवर्त सारणी देखिए, और आवर्त सारणी में आपको सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि मार परेशान हुए जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं कि नहीं पूरी आवर्त सारणी हमको रटी होनी चाहिए। रट के क्या करोगे, कोई काम नहीं है, हमें तक नहीं याद है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं इसका कोई काम नहीं है आपके पास आवर्त सारणी का, मार उसके लिए परेशान मत हुई, नहीं हमको आवर्त सारणी याद होनी चाहिए, कुछ नहीं याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद करना है कुछ तो आप थोड़े बहुत सीक्वेंस याद कर लो, ठीक है, कि भाई ग्रुप कौन सा है, पहले ग्रुप में कौन कौन से तत्व रखे हैं, दूसरे के ग्रुप में आपके कौन कौन से तत्व रखे हैं, ठीक है, तीसरे ग्रुप में कौन कौन से रखे हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे हिस्से याद कर लेंगे। जैसे आपसे कहा जाए अभी सिंपल सी बात है, कह दिया जाए पूरे स्कूल में बच्चे कितने हैं उन सबके नाम बताओ, बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे। एकदम से पूछ लिया जाए कि भैया पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, नहीं बता पाएंगे आप लोगों का। चलो बड़ा स्तर है, जैसे हम लोग अपनी बात करते हैं, तो मान लीजिए बेसिक में है, अब वहाँ अगर पूछ लिया गया तो भैया पूरे स्कूल के बच्चे बताओ, तो एक अलग सी वो आती है, अरे इतने ज़्यादा होंगे कैसे बता पाएंगे। लेकिन जब वहाँ पढ़ाते पढ़ाते ये होता है क्लास वाइज, धीरे धीरे क्या होता है पता चला क्लास 1 के लगभग सभी बच्चों का नाम याद हो गया, 2 के लगभग सभी बच्चों का, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसी साल हैं, जैसे आप लोग हैं इस साल आए अब अगले साल गायब, जब तक नाम याद होते होते हैं तब तक आप निकल जाते हैं। और वो भाई कक्षा 1 से स्टार्ट है, 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 5 6 7 8 इतने पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे मतलब हमारे यहाँ में अब क्या होगा, धीरे धीरे अगर हम बात करेंगे, एक क्लास का होगा कक्षा 1 का, मान लीजिए गए 2 4 5 दिन पढ़ाया उस क्लास में, लगभग बच्चों के नाम याद हो गए। फिर क्या हुआ, अगली क्लास में गए तो लगभग उसमें के बच्चों के नाम याद हो गए। अब अगर आप ही अपना डाटा चेक करें एक बार, तो आपको कम से कम, हमको लग रहा है क्या 10-20 लाख नाम भी नहीं याद होंगे। डाटा अपने आप चेक करिएगा तो आपको कम से कम इतने नाम याद होंगे। कॉन्टैक्ट नंबर है 100 200 500 तो याद ही होंगे, 100 200 तो याद ही होते हैं नॉर्मली। 100 200 से मतलब है जो बहुत खास हुआ करते हैं, नहीं 100 200 होंगे यार, 20-30 तो याद ही होंगे। अगर आपसे अचानक कोई टास्क दे दे आपको, ये 20 नंबर आपको दे रहे हैं, ये याद करके हमको सुनाइएगा। अब बताइए कॉन्टैक्ट नंबर आपको 20 याद होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर में कितने अंक होते हैं, 10 होते हैं। आधार कार्ड किसको किसको अपना याद है बताइए, आधार कार्ड नंबर 1 ही 2 लोग होंगे मुश्किल से जिनको अपना आधार कार्ड नंबर याद होगा, लेकिन नंबर कितने हैं, 12 ही तो हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ही नहीं लगना है। अगर वही रोज़ होता, काम लग रहा होता, नहीं मिलाना होता, आधार कार्ड नंबर से कॉन्टैक्ट मिल रहा होता, तो आपको वो भी याद हो जाते। आधार कार्ड लगना क्या है, कभी कभार सिम लेने गए तो लग गया, कभी कोई और चीज़ करने गए तो लग गया, कभी नाम लिखाने गए तो लगा, 2 4 5 बार यूज हुआ, तो अब उसको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जबकि लगता है अरे आधार कार्ड तो बहुत बड़ा होगा, अंक यार तो 2 ही ज़्यादा हैं, कॉन्टैक्ट नंबर में 10 हैं, उसमें कितने हैं, 12 हैं। लेकिन फिर भी वो चीज़ एक बहुत कठिन लगती है, और कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर बड़ा आसान लगता है। तो ये क्या है, वही चीज़ है कि आप धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। वही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको पूरी पीरियडिक टेबल नहीं ध्यान रखनी है, आपको ग्रुप वाइज ध्यान रखना है कि भाई पहला ग्रुप में कौन कौन से तत्व हैं, क्या है, दूसरा ग्रुप का है, तीसरा ग्रुप का है, चौथा ग्रुप का है। इस तरह से आपको क्या करना है, ग्रुप वाइज ध्यान रखना है। तो जैसे यही है आपका नाइट्रोजन परिवार है, ठीक है।
तो आप चाहे तो शॉर्ट मेथड से याद रख सकते हो, चाहे जिस तरह से याद रख सकते हो। अब यहाँ से देखा तो इसको हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं कैसे आप याद रख सकते हैं। तो N, ठीक है, ऐसे याद रखिए, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, शबाना, विपाशा, या सब ब्रिटेन में, कुछ भी आप याद रख सकते हो। ये आपका क्या हो गई, पूरी की पूरी नाइट्रोजन फैमिली हो गई, ठीक है। नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब ब्रिटेन में, या चाहे जैसे आप याद कर लो, वो अलग अलग तरह लोग होते हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। इसके बाद ऑक्सीजन आता है। अब क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन परिवार याद होना चाहिए, ठीक है। उसके भी तरीके हैं बताने के, हम बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं, ये आपकी सीरीज़ है। अब तत्व तो नहीं याद है, ना हमें याद है ना आपको याद करने की ज़रूरत है, लेकिन क्या है, एक सीक्वेंस याद है कि भाई यहाँ ये होगा, इसके बाद ऐसा तत्व आएगा, या आप ग्रुप वाइज कह रहे हैं कि भैया नाइट्रोजन परिवार ये है, ऑक्सीजन परिवार ये है, ठीक है, हाइड्रोजन परिवार ये आएगा, उसके बाद अक्रिय गैसों का परिवार ये आएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। और ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी थोड़ी वहाँ, जब आता है विवेचना करना। जब आपसे कहेगा कि आप क्या करिए, तत्वों की विवेचना कीजिए, तो विवेचना करने में देखिए, ये भी क्वेश्चन रटना वटना नहीं है, हमारे बहुत परेशान रहते हैं रटने के लिए लोग, यार इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर आएगा, रटने के लिए याद कैसे कर पाएंगे, ये है। तो इनमें भी रटना नहीं है। जहाँ विवेचना की बात आए, देखिए अगर आप जान नहीं पाएंगे तो विवेचना बड़ी कठिन है, क्योंकि 4-5 पेज का होगा क्वेश्चन, और वो रटना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर आपको वही 4-5 पेज बिना रटे काम चल जाए ऐसे ही, तो क्या हो गया, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर तो आप यही सोचोगे यार ये मिल जाए, एक लॉन्ग आंसर हमारा हो जाएगा, 4-5 पेज हमको बिना रटे ऐसे ही लिख डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको विवेचना करनी है तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, ठीक है। विवेचना का मतलब है, सीधी सी बात है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है पूरा का पूरा। अब विवेचना लिखनी है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ठीक है। इसका कितना होता है, अगले वाले में 8 जोड़ दो, कितना, अगले वाले में आप 18 जोड़िए, फिर 18 जोड़िए, क्या हुआ, फिर 32 जोड़िए, 83। तो अब आप ये कह सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखें तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको परमाणु क्रमांक को ये सब याद करने हैं, आप वो भी याद रख सकते हो आराम से, ठीक है। देखिए बस वही है, सबके थोड़े थोड़े तरीके हैं। आप तरीके से चलते जाओगे, चीज़ें सिस्टमेटिक ध्यान रखते चले जाओगे, आपको याद नहीं रखनी पड़ेंगी चीज़ें कुछ। और वैसे आपको क्या है, तत्व याद रखिए, तत्व याद रखने के बाद फिर उनके क्या याद रखिए, ठीक है। इस तरह से आप उनके परमाणु क्रमांक याद रखिए। अब आप क्या करेंगे, जब परमाणु क्रमांक आपको याद होंगे, फिर आप उसके बाद आगे कोई प्रोसीजर कर पाएंगे। अगर आपको परमाणु क्रमांक नहीं याद है तो हम बता दें, अगर शुरुआती तत्व हैं, शुरुआती तत्व का मतलब है जिस ग्रुप का पहला 1 या 2 है, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर जो, ठीक है, परमाणु क्रमांक हैं वो शुरुआती तत्वों का जो सबसे ऊपर रखे हैं तत्व 1 है या 2 है, ठीक है। अगर इस तरह के हैं 1, 2, 3 इस तरह से, तो आपको क्या करना है, अगले तत्व का ज्ञात करने के लिए पहले 8 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है, और फिर 32 जोड़ना है। आपको ये पूरे तत्व पता चलते चले जाएंगे, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा का मतलब है आगे की सीरीज़ में हम पहुंच गए। जैसे यहाँ कितना था, 7, अब 7 आया तो 8 की सीरीज़ में तो हम पहले ही पहुँच चुके हैं, नहीं। अब आपको क्या करना है, इस 8 को हटा के केवल एक बार 8 जोड़ना है। एक बार 8 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, फिर 32 जोड़ा, तो आपको क्या होगी, ये सीरीज़ मिल गई, ठीक है। तब तो याद कर लेंगे जहाँ तक उम्मीद है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p3, 4, 3, 7, देख लीजिए, 2, 2, 4 और 3, 7। इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3,
3। ठीक है, गिन लीजिए, 2 2 4 6 4 10 5 15। अब आगे वाले के याद हैं तो अच्छी बात है, लिख सकते हैं, ना लिख पाएँ तो देखिए एक सीरीज़ मिल गई आपको, मिल गई। तो अगले वाले का क्या आएगा, मिल गया। तो देखिए तरीके सबके हैं, ट्रिक्स सबकी हैं कि आप क्या कर सकते हैं, लगभग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सब लिखें, एक दो तो आप लिख ही लोगे। ये शुरुआती जो तत्व होंगे उनके परमाणु क्रमांक भी आपको याद होंगे। शुरुआती का परमाणु क्रमांक याद है तो आप तत्वों के नंबर भी निकाल सकते हो। अगर एक आधे का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ही लोगे आप, 8 9 तक होंगे शुरुआत के, तो उतना तो कर ले जाओगे। उसके बाद उसी जो अंतिम मिल रहा उसी को रिपीट, ठीक है, या उसी का आप रिपीटिशन करते चले जाइए या उसी को आप रिपीट करते चले जाइए, तो आपको क्या होगा, पूरा का पूरा ये मिल जाएगा। अब आपने ये लिख लिया, अब उसके बाद इसकी विवेचना करनी शुरू करते हैं। तो विवेचना करने का हिस्सा है, पहला तो यही था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप लिखोगे उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, पी में गया है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, पी में गया है, अतः ये पी ब्लॉक के तत्व होंगे। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पी में गया है, अतः ये क्या होंगे, पी ब्लॉक के तत्व होंगे। ये इसकी विवेचना का पहला आपका हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी आखिरी कक्षा में कितने हैं। तो आखिरी कक्षा कौन सी होती है, यही तो है, इसकी 2 है, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6। तो अंतिम कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 5, 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 सभी में 5 हैं। तो एक तो आपने ब्लॉक बता दिया, दूसरा आप इसको भी बता सकते हैं। आप कह सकते हैं उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इसकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः इनको 5th समूह या 5th वर्ग में रखा गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में एंट्री कर रहा है, इसलिए ये ए उपसमूह के होंगे, तो 5th ए में रख दिए जाएंगे, वरना 5th बी में चले जाते हैं। अगर एस या पी में अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है तो काहे के हो गए, एस के हो गए, सॉरी ए के हो गए। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया है तो वो काहे के हो गए, बी सब ग्रुप के हो गए। एफ में गया है तो कुछ करना नहीं, क्योंकि एफ को ये माना जाता है कि वो आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, यानी आवर्त सारणी के क्या रखे गए हैं, बाहर रखे गए हैं। तो उनमें ए बी और ग्रुप वाला कोई चक्कर ही नहीं होता है। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद इसमें से कुछ चीज़ें जो नॉर्मल सी आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएं, वो चीज़ें आपको लिख देनी है। एक तो संयोजकता हो गई, पता चल जाएगी। फिर बाहरी कक्षा में कितने हैं, 5 हैं, तो इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितने देने या लेने होंगे, 3 लेने या देने होंगे। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3। आप कह सकते हैं इनकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, अतः इनकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। फिर उसके बाद 2-3 जो हैं वो बहुत सिंपल से होते हैं। एक त्रिज्या लिख दीजिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या बढ़ती है। ये भी आपको बता देंगे कैसे बढ़ती घटती, बताया होगा कभी, फिर बता देंगे। तो एक त्रिज्या का एग्जाम्पल आप दे दीजिए, ठीक है। आयनन विभव लिख दीजिए, आयनन विभव के बारे में बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बता दीजिए और विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बता दीजिए। ये इतने बहुत सिंपल वाले हैं जो आपको परमानेंट ध्यान रहते हैं, ठीक है। अभी भले ना रहते होंगे, जब बताए जाएंगे तो आपको ध्यान रहेंगे ये चीज़। तो ये बिल्कुल सिंपल से हैं। इसके बाद और मन कर रहा है नहीं कुछ कठिन करें, तो इसके बाद भी बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे अपरूपता, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई अपरूपता पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है। अपरूपता से समझ रहे हैं, मतलब एक चीज़ और कितने अन्य रूपों में रहती है। जैसे कार्बन, कार्बन का अपर रूप जानते हैं, एक तो कार्बन हो गया, दूसरा हीरा हो गया, हीरा भी कार्बन का ही तो अपर रूप है। इसके बाद आपका ग्रेफाइट हो गया, एक और होता है फुलरिन, ठीक है। चलिए ये सब अगले दिन बता देंगे बहुत डिटेल से। तो आप ये कह सकते हैं इसमें और 1-2 पॉइंट्स भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नहीं समझ पाए, इसमें आप क्या कर लेंगे, कुछ पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल बेसिक वाली हैं। अगर आपको विवेचना करनी है तो बहुत आसान, यानी बेसिक तरीके से बिना याद किए हुए आप ये इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़, संयोजकता हो गई, विद्युत ऋणात्मकता हो गई, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गई, त्रिज्या हो गई, ठीक है, आयनन विभव हो गया, ये सारे 4-5, ये ऑक्सीकरण अवस्था हो गई,
ये कुछ ऐसे हैं जो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएंगे और लगभग ज़्यादातर के पता होते हैं। उन चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे कल देखते हैं।